केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें कुल 284 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस सूची में पार्टी ने बड़े और अनुभवी चेहरों पर भरोसा जताया है, जिसमें वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। खास बात यह है कि अधीर रंजन चौधरी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पारंपरिक सीट हार चुके थे। ऐसे में ये चुनाव उनके लिए वापसी का अहम मौका माना जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में एक सभा को संबोधित करते हुए वाम मोर्चा यानी एलडीएफ और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दोनों गठबंधन जनता के हितों के बजाय सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करते हैं और राज्य की जनता को इससे सावधान रहने की जरूरत है। इस बयान को दक्षिण भारत की राजनीति में कांग्रेस और वाम दलों पर सीधा हमला माना जा रहा है। रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन विजयपत सिंघानिया का 87 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। उनके बेटे गौतम सिंघानिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस दुखद खबर की जानकारी दी और अंतिम संस्कार के दौरान उन्होंने ही मुखाग्नि दी। सिंघानिया को वर्ष 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वे न सिर्फ एक सफल उद्योगपति थे, बल्कि एक कुशल पायलट भी थे। उन्होंने हॉट एयर बलून के जरिए लगभग 69,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। रेमंड ग्रुप को वैश्विक पहचान दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा और उनके निधन को भारतीय उद्योग जगत के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया में चल रहे युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल का वैश्विक संकट पैदा हो रहा है, जिससे कई देशों में ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकार द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। पीएम ने भरोसा दिलाया कि भारत इस चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है और सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है ताकि देश में ईंधन की कमी न हो और आम जनता पर इसका असर कम से कम पड़े। मेरठ के सकौती क्षेत्र में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा से जाट शब्द हटाने को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि पुलिस प्रशासन ने रातों रात प्रतिमा की नेम प्लेट से ये शब्द हटवा दिया, जिससे जाट समाज के लोगों में भारी नाराजगी फैल गई और कार्यक्रम स्थल पर हंगामा शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि ये उनके समाज और महापुरुषों का अपमान है, इसलिए वे धरने पर बैठ गए और जाट शब्द दोबारा लगाने की मांग करने लगे। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे, जिन्हें प्रतिमा का अनावरण करना था, लेकिन भारी भीड़ और अव्यवस्था के चलते वे प्रतिमा तक नहीं पहुंच सके और बिना अनावरण किए ही लौट गए। बाद में भाजपा नेता संजीव बालियान ने प्रतिमा का अनावरण किया। प्रशासन का कहना है कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार जाति सूचक शब्द नहीं लिखे जा सकते, जबकि समाज के लोग इसे अपनी पहचान और सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे मामला और अधिक गर्मा गया। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, जहां लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। देश भर में लगभग 3,000 से ज्यादा जगहों पर आयोजित इन प्रदर्शनों में ईरान के साथ जारी युद्ध, बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतों में उछाल और सरकार की नीतियों को लेकर लोगों में गहरा असंतोष दिखाई दिया। ये प्रदर्शन नो किंग्स आंदोलन के तहत आयोजित किए गए, जिसमें लोगों ने ट्रंप प्रशासन पर तानाशाही शैली में फैसले लेने का आरोप लगाया और उन्हें पद से हटाने की मांग की। कई शहरों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने युद्ध खत्म करने, महंगाई पर नियंत्रण करने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की मांग उठाई। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान युद्ध के चलते तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और आर्थिक दबाव ने आम लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं, जिससे ये आंदोलन और भी व्यापक हो गया है। नेपाल सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए स्कूलों और कॉलेजों में छात्र राजनीति पर पूरी तरह रोक लगा दी है, ताकि शिक्षण संस्थान केवल पढ़ाई के केंद्र बन सके। इसके साथ ही कक्षा 5 तक पारंपरिक परीक्षाएं समाप्त कर दी गई हैं और बच्चों का मूल्यांकन अब वैकल्पिक तरीकों से किया जाएगा, जिससे उन पर पढ़ाई का दबाव कम हो। सरकार ने ये भी निर्देश दिया है कि विदेशी नामों से चल रहे स्कूलों और कॉलेजों जैसे ऑक्सफोर्ड या सेंट जेवियर्स को अपने नाम बदलकर स्थानीय नेपाली पहचान अपनानी होगी। इन फैसलों का उद्देश्य शिक्षा को सरल, प्रभावी और राजनीति से मुक्त बनाना है। ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव के बीच इजरायल के एक बड़े केमिकल प्लांट पर ईरान ने मिसाइल हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला दक्षिणी इजरायल के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख केमिकल हब पर हुआ, जिससे वहां आग लग गई और जहरीले गैस रिसाव का खतरा पैदा हो गया। हमले के बाद इजरायली प्रशासन ने आसपास रहने वाले लोगों को तुरंत घरों के अंदर रहने, खिड़कियां दरवाजे बंद रखने और बाहर न निकलने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी संभावित जहरीले प्रभाव से बचा जा सके। ये हमला ऐसे समय
में हुआ है जब पूरे पश्चिम एशिया में पहले से ही युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और लगातार हमलों के कारण हालात और भी गंभीर होते जा रहे हैं। कमर जावेद के निधन की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाथरूम में फिसलकर गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लगभग 1 महीने तक उनका इलाज चला और वे आईसीयू में रहे, लेकिन हालत लगातार नाजुक बनी रही। अंततः इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। बाजवा पाकिस्तान सेना के प्रमुख रह चुके थे और 2016 से 2022 तक इस पद पर रहे। अपने कार्यकाल के दौरान वे देश की राजनीति और सुरक्षा मामलों में एक प्रभावशाली भूमिका निभाने वाले सैन्य नेता माने जाते थे। मुजफ्फरनगर निवासी छात्र दिव्यांशु जाटराणा की हत्या के मामले में अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरनगर से किसान और परिधन देहरादून कूच की तैयारी कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को नामजद किया है, जिनमें से कुछ अभी भी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित करने की तैयारी की गई है। परिजनों का कहना है कि मुख्य आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जिससे नाराज होकर उन्होंने विरोध तेज कर दिया है। परिजनों ने हत्यारों के खिलाफ सख्त कदम, यहां तक कि एनकाउंटर की भी मांग की है। वहीं किसान संगठनों ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए देहरादून में पंचायत और प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिससे मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तराखंड में मदरसों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी भी मदरसे में जबरदस्ती धार्मिक पढ़ाई नहीं कराई जा सकेगी और छात्रों को नियमित स्कूली शिक्षा के बाद ही धार्मिक तालीम दी जाएगी। सरकार ने इसके लिए सख्त नियम लागू किए हैं, जिनके तहत 11 शर्तें पूरी करने पर ही मदरसों को मान्यता मिलेगी। नई व्यवस्था के अनुसार मदरसों को पहले शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी और फिर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से धार्मिक शिक्षा की अनुमति मिलेगी। साथ ही संस्थानों को ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी छात्र या शिक्षक को धार्मिक गतिविधियों में जबरदस्ती शामिल न किया जाए। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो, वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे और संस्था समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म भूत बंगला के जरिए दर्शकों को कॉमेडी और हॉरर का एक नया और अलग अनुभव मिलने वाला है। निर्देशक प्रियदर्शन ने बताया कि इस फिल्म की कहानी को कई बार लिखा और बदला गया ताकि इसमें कुछ नया और फ्रेश दिखाया जा सके। उनका कहना है कि हॉरर कॉमेडी अब एक ट्रेंड बन चुका है, इसलिए दर्शकों को कुछ अलग देने के लिए कहानी पर बार बार काम किया गया। फिल्म में काम कर रही वामिका गब्बी ने भी अपने अनुभव साझा किए और कहा कि ये फिल्म उनके लिए खास रही। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट ने उन्हें शांत रहकर काम करना और अपने काम को एंजॉय करना सिखाया। साथ ही उन्होंने अक्षय कुमार के अनुशासन और सेट पर उनके प्रोफेशनल रवैये की भी तारीफ की, जिससे पूरी टीम को बेहतर काम करने की प्रेरणा मिली। रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही फिल्म धुरंधर 2 को लेकर एक अनोखा विवाद सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के कराची स्थित लियारी इलाके के कुछ लोगों ने फिल्म के मेकर से इसकी कमाई में हिस्सा देने की मांग कर दी है। उनका कहना है कि फिल्म में उनके इलाके की कहानी और गैंग वॉर को दिखाया गया है, इसलिए उन्हें भी इसका लाभ मिलना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोगों ने कहा कि अगर फिल्म 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा रही है तो कम से कम 500 करोड़ रुपए लियारी को दे दिए जाएं, जिससे वहां सड़कें और बुनियादी सुविधाएं बनाई जा सकें। कुछ लोगों ने तो 70-80% हिस्सेदारी तक की मांग की। हालांकि इस मांग को लेकर सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई लोग इसे मजाकिया बता रहे हैं तो कई ने इसे बेवजह और अनुचित बताया है। वहीं फिल्म की बात करें तो ये दुनिया भर में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और लगातार चर्चा में बनी हुई है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 की जबरदस्त सफलता ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री का समीकरण बदल दिया है। फिल्म ने रिलीज के बाद रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बना ली है, जिसके चलते थिएटरों में स्क्रीन और दर्शकों का ध्यान बड़े पैमाने पर इसी फिल्म पर टिका हुआ है। इसी का असर ये हुआ कि बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक करीब आधी दर्जन फिल्मों ने अपनी रिलीज डेट बदल दी। यश की टॉक्सिक, रामचरण की पेड्डी, नानी की द पैराडाइज, धमाल 4 और हॉलीवुड फिल्म प्रोजेक्ट हेल मेरी जैसी फिल्मों ने टकराव से बचने के लिए अपने प्लान बदल दिए। अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला भी इस असर से बच नहीं पाई। पहले 10 अप्रैल 2026 को रिलीज होने वाली ये फिल्म अब टलकर 17 अप्रैल तक जा सकती है, ताकि धुरंधर 2 की लहर थोड़ी कम हो और बॉक्स ऑफिस पर बेहतर मौका मिल सके। कुल मिलाकर धुरंधर 2 ने न सिर्फ कमाई के रिकॉर्ड बनाए हैं, बल्कि पूरी इंडस्ट्री की रिलीज रणनीति को भी हिला दिया है, जिससे साफ है कि ये फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है।
भारतीय दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अब अमेरिका की T20 लीग में खेलते नजर आएंगे। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के साथ 2026 सीजन के लिए करार किया है, जो मेजर लीग क्रिकेट की टीम है। खास बात यह है कि अश्विन इस लीग में खेलने वाले पहले भारतीय इंटरनेशनल खिलाड़ी बनेंगे। उन्होंने 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अपना अनुभव दिखाएंगे। अश्विन ने कहा कि उनका लक्ष्य टीम को जीत दिलाना और लीग में शानदार प्रदर्शन करना है। और अब मौसम। पूरे भारत में मौसम का पूर्वानुमान मिश्रित रहने का है, जहां उत्तर भारत के राज्यों जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में गर्मी बढ़ेगी। तापमान में 4 से 6 डिग्री की वृद्धि होगी, लेकिन आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बनी रहेगी। खासकर फरीदाबाद में तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में ज्यादातर शुष्क मौसम रहेगा, जबकि पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य भारत में भी हल्की बूंदाबांदी संभव है। आईएमडी ने 17 राज्यों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं और बारिश की चेतावनी जारी की है। किसानों को फसलों की सुरक्षा की सलाह दी गई है। यात्रा के दौरान सतर्क रहें। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।